स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स समझाया था और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आज हम इस फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो भी फैराडेज लॉज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, इनको हम डिटेल्ड समझाएंगे। तो इसमें और इन पर अगर न्यूमेरिकल्स हैं वो भी देख लेंगे, किस तरह के न्यूमेरिकल्स इसमें आ सकते हैं। तो और अगर टाइम कुछ बचा तो इसमें हम लेंजेस लॉ को भी डिस्कस करेंगे। तो देखो, आज जो इससे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स, यू नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज द total number of magnetic field lines passing through the surface. For example, that flux is given by phi b is equal to ba cos of theta, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। और मैंने ये भी बताया था कि तीन फिजिकल क्वांटिटीज पर फ्लक्स डिपेंड करता है। जैसे अगर हमें किसी बॉडी के एसोसिएट या लिंक्ड किसी भी बॉडी के नज़दीक या किसी भी बॉडी के एसोसिएट फ्लक्स को चेंज करना है, तो इसके लिए या तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को वहां पर चेंज करना है, या तो एरिया वेक्टर को चेंज करना है, सरफेस एरिया को चेंज करना है, या तो एंगल को चेंज करना है बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तीन ऐसे वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है। और फ्लक्स चेंज होने से, जब फ्लक्स चेंज, तो इन तीन क्वांटिटीज में एक क्वांटिटी का चेंज होना जरूरी है फ्लक्स को चेंज करने के लिए। और यहाँ पर फ्लक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फैराडेज फर्स्ट लॉ में जो है, फैराडेज फर्स्ट लॉ, इट स्टेट्स दैट whenever there is any change in magnetic flux linked with the coil, linked with any conducting bodies, linked with a piece of conductor, चाहे वो piece of conductor हो, चाहे वो closed circuit हो, conducting circuit हो, चाहे वो कोई भी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट हो, बॉडी हो, जब इसके नजदीक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो उन इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर वो सर्किट क्लोज्ड हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने से इंड्यूस्ड करंट स्टार्ट होती है उस क्लोज्ड सर्किट में। यू नो दैट ईएमएफ इज द कॉज ऑफ करंट। व्हेनेवर देयर इज ईएमएफ देयर इज द करंट। अगर क्लोज्ड सर्किट में ईएमएफ है तो करंट स्टार्ट होगी। सो यूजुअली हम, अगर आपने सेल में पढ़ा है कि सेल का ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन एन ओपन सर्किट ऑफ द सेल। जब सेल ओपन सर्किट में होती है तो इसका मैक्सिमम ईएम जो वोल्टेज होता है, दैट्स कॉल्ड ईएमएफ। और ईएमएफ इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ, कितना ईएमएफ बनेगा, दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। बिकॉज वहां पर सेल्स में हम केमिकल रिडॉक्स रिएक्शंस जो होते हैं, इनसे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो होते हैं, इनमें उनसे हम अटेन करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट देयर इन द सेल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पहले तो हमारे पास एक ही सोर्स था इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का, तो वो था वो बैटरीज बनानी। और बैटरीज में केमिकल्स यूज करके हम रिडॉक्स रिएक्शन करते थे, तो वहां से हमें जनरेट होता था, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता था, जिससे करंट फ्लो होती है। लेकिन फैराडेज के इन लॉज से तो रिवोल्यूशन आया इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या करंट इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में। तो अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके भी करंट को जनरेट कर सकते हैं। तो क्या कहता है फैराडेज फर्स्ट लॉ? तो इसमें हम ये देखेंगे, whenever there is any change in the magnetic flux linked or associated with a closed coil, then the induced EMF is produced in the coil, and this induced EMF lasts so long change in the magnetic field continues, change in the magnetic flux continues. For example, तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, इट्स इनटू द बोर्ड, इट्स डायरेक्शन इज इनवर्ड्स। तो इसमें मैंने एक कॉइल रखी है, सर्कुलर कॉइल, इट्स करंट, ये कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग कॉइल है, कंडक्टिंग वायर की बनी हुई है। तो जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे,
अगर हमने इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इस कॉइल में करंट स्टार्ट होगी। तो करंट स्टार्ट होगी, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड इज, तो करंट क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट होगी इसमें करंट। तो इस तरह जो ही हम मैग्नेटिक, जब तक मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है इसमें कोई करंट नहीं है। अब अगर आपको देखोगे तो ना तो कोई इसमें सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा है, ना तो कोई सोर्स करंट का लगा है, लेकिन जो ही हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इस कॉइल के एसोसिएशन, इस कॉइल से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो चेंज हुआ। तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से इसमें इंड्यूस्ड करंट स्टार्ट होगी। इसी तरह अब अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोड्यूस होने से इंड्यूस्ड करंट स्टार्ट होगी। अब यहाँ पर अगर दूसरे एग्जांपल में हम देखेंगे तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हैं। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा तो हमने अब कॉइल के रेडियस को इंक्रीज करना, या पहले कॉइल का रेडियस ये था, इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। तो जब हम कॉइल का रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो इस रेडियस की वजह से सरफेस एरिया इसका एरिया इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। तो एरिया जब चेंज हुआ तो इसके रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो ही चेंज होगा, whenever there is change in magnetic flux linked with any conducting coil closed circuit and induced current starts flowing through the circuit, तो इसमें भी एरिया के चेंज होने से, रेडियस के चेंज होने से फ्लक्स चेंज हुआ, तो फ्लक्स के चेंज होने से इसमें इंड्यूस्ड करंट स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह these are the examples, और इस तरह हम यहाँ पर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और यहाँ पर देखो, अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, जरूरी नहीं मैग्नेटिक फील्ड हो। लेट सपोज दिस कंडक्टर इज कैरिंग करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, current carrying conductor is associated with the magnetic field, so that is given by Biot-Savart's law, and according to Biot-Savart's law the magnetic field intensity at any point at a distance a from the conductor, for example हमने ये distance a ली है, अब यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर लूप को लिया है, रेक्टेंगुलर ये डिस्टेंस a है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो μ0/4 पाई 2I डिवाइड बाई a होगा। और ये आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, बायो-सावर्ट्स लॉ में हमने इसको कैलकुलेट भी किया है, अगर आपको याद होगा लॉकडाउन से पहले ही पढ़ा है। तो B इज इक्वल μ0/4 पाई, या अगर नहीं पढ़ा है तो लेक्चर इसका अवेलेबल होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम इट, तो B इज इक्वल μ0/4 पाई 2I/a। अब यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस एंड करंट, बिकॉज μ0/4 पाई एंड 2 दे आर कांस्टेंट। अब यहाँ पर तो डिस्टेंस, यहाँ पर भी कुछ फील्ड होगा। अगर हमने अब इस लूप को यहाँ आगे बढ़ाया तो इसकी वजह से ये डिस्टेंस यहाँ पर अगर आप देखोगे B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाई a। अब हम इस लूप को आगे लेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी। इस डिस्टेंस के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, तो फ्लक्स चेंज होगा। दैट मीन्स whenever there is any change in flux, whether it is decrease or increase, तो डिक्रीज होने से भी चेंज हुआ, इंक्रीज होने से भी चेंज हुआ। तो जो ही मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इस लूप में भी करंट फ्लो होगी। तो अगर हमने इसको यहाँ आगे की डायरेक्शन में लिया तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगी ये डिस्टेंस, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो फ्लक्स जब इंक्रीज हुआ तो फिर से यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और इसकी वजह से इस लूप में करंट हो जाएगी, करंट फ्लो हो जाएगी। अब यहाँ पर है, अगर हम इसको ऐसे ऊपर लेंगे या नीचे तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट, एवरी डिस्टेंस विल रिमेन कांस्टेंट, सो देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी ऊपर या नीचे लेने से इस y एक्सिस या ये पॉजिटिव I जे कैप या नेगेटिव जे कैप, इस डायरेक्शन में y एक्सिस के डायरेक्शन में अगर इसको मोशन देंगे इस लूप को तो कोई फील्ड चेंज नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन डिस्टेंस।
अब अगर फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर, अब अगर हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में या नेगेटिव एक्सिस की डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इसको मोशन दी, तो इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो हो जाएगी। तो दीज आर द एग्जांपल्स। सो इट मींस व्हेनेवर देयर इज एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, सो यू नो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर वो कंडक्टिंग बॉडी क्लोज्ड सर्किट है तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगी। और दूसरी बात है, अगर वो एक, आप आगे जाके आपको एडी करंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, अगर एक सॉलिड ब्लॉक हम रखते हैं, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे इसके एसओ से, तो वहां सर्कुलेटिंग करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम एडी करंट्स आगे जाके हमें वो डिस्कस करना है। तो एनी हाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड एंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकम्स द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड करंट्स। तो दिस वाज अबाउट द फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब इतना ही नहीं है, बल्कि इसमें हमें एक दो एग्जांपल्स और ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल, सो अगर हम इस लॉ को स्टेट करेंगे तो वी विल स्टेट व्हेनेवर देयर इज any change in magnetic field, magnetic flux linked with a conducting body, a conductor, and induced EMF is produced in it. If the body is closed circuit, then the current, induced current will flow. आप लिख सकते हो whenever there is any change in, according to Faraday's first law, yeah, it states that whenever there is any change in magnetic flux linked with the conductor and induced EMF is produced in it, if the conductor is closed circuit, then the induced current starts flowing through the circuit, and this induced EMF remains so long as long change in magnetic field continues. जब तक आप चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू करोगे तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ये प्रोड्यूस होता रहेगा। बात समझ में आई? अब दूसरी बात है, फॉर एग्जांपल, या ये इस लॉ को हम दूसरे तरीके से भी स्टेट कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, दूसरा स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे, जैसा मैंने आपको कल भी समझाया था थोड़ा इंट्रोडक्शन में। लेट्स सपोज दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल, और यहाँ पर मैंने एक करंट या एक कॉइल ली है, इस कॉइल को मैंने अटैच किया है गैल्वेनोमीटर के साथ, तो ये गैल्वेनोमीटर है। अब यहाँ पर क्या होता है, तो जो ही मैं इस मैग्नेट को कॉइल की ओर लेता हूं, क्योंकि यू नो दैट यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होंगे यहां से, तो यू नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स of magnet, they start from north pole and enter into the south pole. From they go from north to south outside, and inside they go from south to north, south to, because they are continuous and closed curves magnetic field lines का। तो अब जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड को कॉइल की ओर लिया, तो कॉइल में जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो बढ़ने लगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लगा। इसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आ गई इस गैल्वेनोमीटर में, और इट शोज द प्रेजेंस ऑफ करंट, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन दिस कॉइल। तो अब मैंने अगर मैग्नेटिक फील्ड को वापस लिया, तो पीछे लेने से नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स डिक्रीज होंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, यानी चेंज होगा, फिर से चेंज होगा। द करंट विल बी प्रोड्यूस्ड इन रिवर्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की हम बात करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पर दोनों केस में चाहे हम मैग्नेट को कॉइल की ओर लेंगे, या कॉइल को ही मैग्नेट की ओर लेंगे, या मैग्नेट को कॉइल से पीछे लेंगे, या कॉइल को मैग्नेट से दूर लेंगे, तो दोनों कंडीशनों में इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोड्यूस होने से इसमें करंट प्रोड्यूस होती है, और गैल्वेनोमीटर शोज द प्रेजेंस ऑफ करंट। अब देखो, सो इसका मतलब है व्हेनेवर देयर इज द रिलेटिव मोशन,
तो हम इसको रिलेट इफ देयर इज या इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, यानी whenever there is कॉइल को आगे लो, कॉइल को पीछे लो, मैग्नेट को आगे या मैग्नेट को पीछे लो, or anyhow if there is relative motion between the current and this magnet and coil, and induced EMF is produced in the coil. So इस statement को हम ऐसे भी कर लिख सकते हैं, whenever there is a relative motion between the magnet and the coil and induced EMF is produced in the coil, and this induced EMF remains so long या lasts so long as long there is the relative motion between the coil and magnet. So, and if this coil is closer secured, then the current will start flowing through the coil. This is about the Faraday's first law of electromagnetic induction. And now we will go to the second law of electromagnetic induction. First law gives the statement that any change in the magnetic flux linked with the conductors, linked with the coils will generate the induced EMF. That induced EMF will be the cause of electric current, induced current. Now second law gives the how much EMF will be produced. It gives the magnitude of EMF produced during the change in the flux. So second law में Faraday's second law में है, हम क्या लिखेंगे? Faraday's second law. So it states that the magnitude of induced EMF produced is directly proportional to the rate of change of flux. Rate of change of flux. अब यही कॉइल की बात हम लेंगे और यही कॉइल लेंगे यहां पर। तो सेकंड लॉ में हमें क्या करना है? तो ये गैल्वेनोमीटर है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। जो ही हम मैग्नेट को, फॉर एग्जांपल पहले केस में मैंने मैग्नेट को यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लिया 5 सेकंड्स में। सो फ्लक्स तो चेंज होगा, कुछ फ्लक्स, देयर इज चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई, इट इज चेंज इन फ्लक्स, एंड डेल्टा टी इज टाइम 5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स। तो डेल्टा फ्लक्स 5, चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई, एंड डेल्टा टी इज 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में अब रेट ऑफ चेंज दैट इज डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब मैंने ये रेट ऑफ चेंज देखनी है। पहले में ये डेल्टा टी है, डेल्टा फाई डिवाइड बाय 5। लेट्स सपोज अगर ये डेल्टा चेंज 10 यूनिट्स ऑफ फ्लक्स इज changing, if there is change in 10 units of magnetic flux, so that will be 10 divided by 5, that is 2. Rate of change is 2. इसको हम वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर में मेजर कर सकते हैं, because you know flux phi is equal to BA cos of theta, so B is Tesla, it's meter square, इसको वेबर भी लिख सकते हैं। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इट्स 2 टेस्ला मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब देखो अगर हमने इस टाइम को डिक्रीज किया, लेट्स सपोज दैट पहले मैंने 5 सेकंड्स में ये यहां से यहां तक लिया, अब मैंने सिर्फ 2 सेकंड्स में लिया। मैंने मैग्नेट को अब फास्ट लिया कॉइल की ओर, या कॉइल को फास्ट लिया मैग्नेट की ओर। आई चेंज्ड द मैग्नेटिक फील्ड क्विकली, आई चेंज्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स, I increased the rate of change. अब दूसरे कंडीशन में क्या है? रेट ऑफ चेंज क्या होगी? रेट ऑफ चेंज दैट विल बी, अब वही 10 यूनिट्स होंगे क्योंकि यहां से यहां तक फ्लक्स तो उतना ही चेंज होगा। अब टाइम को डिक्रीज किया, जल्दी लिया, तो डेल्टा दैट विल बी 10 यूनिट्स डिवाइड बाय, अब 2 है तो दैट्स 5 टेस्ला मीटर स्क्वायर पर सेकंड, टेस्ला मीटर स्क्वायर। यानी मैंने अब रेट ऑफ चेंज को इंक्रीज किया। जब टाइम डिक्रीज हुआ, रेट ऑफ चेंज इंक्रीज। जितनी रेट ऑफ चेंज इंक्रीज हुई उतना इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी। एंड हियर ही यूज्ड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन एसआई सिस्टम, दैट्स 1. सो वी कैन से इंड्यूस्ड ईएमएफ E is equal to delta phi divided by delta t. This is
Faraday's second law. Faraday's second law says the magnitude of induced EMF produced is directly proportional to the rate of change of flux. If there is maximum rate of change, the induced EMF will be maximum. If there is minimum rate of change, the induced EMF will be minimum. If the rate of change is small, induced EMF will be small. If the rate of change is large, induced EMF. और अब कितना induced EMF प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड इस बात पर कर रहा है कि आपने कितना जल्दी ये फ्लक्स चेंज किया. अगर आपने विद इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम चेंज किया तो जाहिर सी बात है कि इंड्यूस्ड EMF ज्यादा चेंज होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी और ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगी. तो अब देखो इस इंड्यूस्ड EMF की वजह से इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होगी. तो अब यहां पर तो सेकेंड लॉ में हम क्या लिखेंगे? the magnitude of induced EMF produced is directly proportional to the rate of change of flux. Rate of change of magnetic flux. The induced EMF produced is directly proportional in the coil या in the conductor is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil. अगर यहाँ पर in the coil लिखा तो linked with the coil. That is mathematically we can write that's induced EMF is directly proportional या induced EMF को E से हम लेना E is directly proportional d phi by delta phi by delta t. Why delta phi is change in flux and with respect to time delta t is time. अब देखो अगर यहाँ पर ये लिया गया है कि constant of proportionality is 1, so E is equal to delta phi divided by delta t. Instantaneous अगर हमने इसको बहुत ही स्मॉल इंटरवल में चेंज किया तो instantaneous induced EMF यानी IEINST that will be d phi by dt. This is about the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of electric flux linked with the conductor, linked with the conducting body or linked with the closed circuit. अब इसकी वजह से जो फॉर एग्जांपल इसकी वजह से कॉइल की रेजिस्टेंस इसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट यानी I इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी तो यू नो करंट इज इक्वल टू EMF डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. अगर कॉइल में R रेजिस्टेंस है तो I induced will be what's E, that is d phi by dt into 1 by R. This is magnitude of induced EMF. क्योंकि इसमें आगे जाके डायरेक्शन भी आएगा, डायरेक्शन लेंसेज ला देता है. तो this is the magnitude of induced current where R is the resistance. तो यहाँ पर कैपिटल R लिया है हमने तो हम ऐसे लिख सकते हैं. This is the induced current and this is the induced EMF. ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? ये होता है प्रोड्यूस whenever there is change in the magnetic flux linked with the conductor or conducting bodies or coil या किसी भी conducting object के सामने जब भी magnetic flux change होता है तो इसमें induced EMF जनरेट होता है और induced EMF जनरेट होने से induced current जनरेट होती है. तो this was about the Faraday's second law. तो इसके बाद फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर हम आएंगे इफ फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हम एक न्यूमेरिकल यहां पर करेंगे. वी विल टेक इट आर्बिट्री. हम एक न्यूमेरिकल फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ मैग्नेटिक फ्लक्स phi is 3t square plus 2t plus 3. Let's suppose this is the magnetic flux. This is associated with the coil. एक coil के नजदीक ये टाइम पर डिपेंड करता है फ्लक्स. तो find the induced
EMF produced in the coil for t is equal to 2 seconds. Let's suppose if phi is equal, this is flux linked with coil, then find the induced EMF produced in the coil for t is equal to 2 seconds. देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. फॉर एग्जांपल we know that magnitude of induced EMF is equal to minus d phi by dt. माइनस छोड़ो, माइनस डायरेक्शन देता है तो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ d phi by dt लिया. तो यहाँ पर induced EMF E will be d by dt of what's phi? Phi is 3t square plus 2t plus 3. So E is equal to 3 2s are, इसको डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टाइम करो, 3 2s are 60 plus 2 plus 0. So E is equal to 6t plus 2. So for t is equal to 2 seconds, तो E will be equal to 6 into 2 seconds हो गए 2 plus 2, 6 2s are 12. E is equal to 12 plus 2, that's E is equal to 14 volts, क्योंकि EMF का जो यूनिट है that's volt. तो इस तरह हम, अगर हमारे पास फ्लक्स दिया हुआ है तो हमें इंड्यूस्ड EMF को कैलकुलेट करना है. दिस इज how simply we can calculate the rate of change of flux. That rate of change of flux will be equal to induced EMF. अब यहाँ पर एक और तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारे तरीकों से आ सकता है. आपको एग्जामिनेशन में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें. फॉर एग्जांपल एक और तरह का क्वेश्चन आ सकता है. ऐसे ही मैं एग्जांपल को समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल if we have a current carrying coil, let's suppose this is magnetic field, और इसमें एक circular current carrying coil that's perpendicular and normal to the coil makes an angle. This is normal to the coil, this is magnetic field, and magnetic field of coil is, let's suppose it is 0.4 Tesla. This is the strength of magnetic field. It's given the strength of magnetic field is 0.4 Tesla, and a current carrying coil of radius 6 centimeter is placed. 6 centimeter, that is 6 into 10 to the power minus 2 meter, is placed in this magnetic field जिसकी strength है 0.4 Tesla. और suddenly the radius starts decreasing. Suddenly the radius starts decreasing with the rate of, that's dr by dt. With the rate of decrease of radius, yeah, rate of increase, radius starts changing at the rate of 0.2 mm per second. So this is rate of change in the radius. So what will be the induced EMF linked with the coil? What will be the induced EMF linked with the coil? इस तरह के क्वेश्चंस भी एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं, या एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, बोर्ड एग्जाम्स या CBSE एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. तो आपको क्वेश्चन क्या है? करंट सर्कुलर ring या circular loop is placed in a magnetic field whose strength is 0.4 Tesla, and the radius of loop is 6 centimeter, and suddenly there is change in the radius at the rate of 0.2 mm per second. What will be the induced EMF linked या induced EMF produced या generated in the circular loop? So देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इट्स वेरी, वी नो दैट फ्लक्स, पहले हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है. वी हैव टू कैलकुलेट द फ्लक्स. यू नो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा. फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा. तो यहाँ पर बी और ए के दरमियान जो एरिया वेक्टर और बी, दे मेक एन एंगल ऑफ 0 डिग्री. दे आर 0 डिग्री. सो कॉस थीटा की जगह cos 0 is 1. So phi will be equal to BA cos of 0. So phi will be equal to BA because cos 0 is 1. So we know that radius of circular loop is, radius is r. So phi is equal to B. You know circular है तो इसका radius है
pi r square, pi r square. So this is the flux linked with the coil. So what is the flux linked with the coil? Phi is equal to b pi r square. Now you know the induced EMF E is, that is rate of change of flux d phi by dt. Induced EMF is d phi by dt. So induced EMF will be d by dt of, so b pi r square. So b and pi they are constant. E is equal to, तो यहां पर हम क्या करेंगे, b और पाई को बाहर और r स्क्वायर को डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, सो 2r into dr by dt, 2r into dr by dt. अब यहां पर इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द आंसर. सो E इज इक्वल टू पाई, b की जगह 0.4, पाई 3.14 into 2, ऐसे ही रखो, r रेडियस दैट 6 into 10 to the power minus 2 मीटर, और ये जो है ना 0.2 रेट ऑफ चेंज dr by dt, that is 0.2 mm, that is 0.2 into the 10 power minus 3. तो जब आप इनको कैलकुलेट 0.4 into 3.14 into 2 into 6 2s are 12, तो that will be equal to, E is equal to 0.4 into 3.14 into 12 into 2 हो गया 2.4, that's 2.4, that's 2 6s are 12 into 0.2, so वो हो गया 2.4 into 10 to the power minus 3, और 10 to the power minus 2 हो गया 10 to the power minus 5. तो ये वोल्ट्स. अब इनको मल्टीप्लाई करो 0.4 3.14 into 2.4, और इसको into 10 to the power 5 volts, 5, that will be its answer. So ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो. तो इस तरह हम किसी भी तरह का जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इस पर किसी भी तरह की कर सकते हैं. तो प्रोवाइडेड आपको ये पता होगा कि किन चीज़ों से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और चूंकि ये यहाँ पर जो हमने फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ में सीखा, तो ये यही सीखा है कि व्हेनेवर देयर इज एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल and induced EMF is produced in the coil. और ये जो electromagnetic induction है, it gives the conversion, how we can convert the magnetic field into electric field, alternating electric field. और इसी पर ट्रांस जो ये जनरेटर AC जनरेटर बेस्ड है, वो इसी पर there is the always change in magnetic field linked with the current coil. So EMF is produced in the coil, that EMF we use for daily purpose. अब देखो ये इस तरह ये फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ क्या कहता है, द amount of induced EMF produced is directly proportional to the rate of change. अब जितना फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो होप आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा. और इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द लेंजेस लॉ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, और इसमें हमें लेंजेस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी पढ़ना है उसी के साथ. हाउ लेंजेस लॉ इज इन अकॉर्डिंग्स विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और ये भी जो आपने फैराडेज लॉ, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो इस तरह हमारा ये आज दूसरा लेक्चर इसका कंप्लीट, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह टुमारो.